हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए स्टार्ट की गई है और इस क्लास के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को डिस्कस कराया जाता है। आज से हम इस टेस्ट के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और इसमें जो है हम भूगोल के प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है जालौन, ऑप्शन बी है हरदोई, ऑप्शन सी है उन्नाव और ऑप्शन डी है गोरखपुर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हरदोई। देखेंगे हरदोई जो जिला है वो भारत के उत्तर प्रदेश के केंद्र में स्थित एक जिला है तथा यह जो है कि उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। वहीं हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो सबसे बड़ा जो ज़िला है वो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। अगर दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरे स्थान पर जो है कि सोनभद्र का स्थान है और तीसरा जो सबसे बड़ा ज़िला है वो हरदोई है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा ज़िला है वो हापुड़ ज़िला है। हापुड़ ज़िला सबसे छोटा ज़िला है। उस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा ज़िला हरदोई है और सबसे बड़ा ज़िला जो है वो लखीमपुर खीरी है। दूसरे नंबर पे स्थित सबसे बड़ा ज़िला सोनभद्र है तथा जो सबसे छोटा ज़िला है वो हापुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है अमसोद चोटी, बी है बेतलिंग छिप, सी है डोली गट्टा और डी है सोनसो गोर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अमसोद चोटी। अमसोद चोटी को देख लेंगे तो अमसोद चोटी जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और यह जो चोटी है वो शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा बनाती है। शिवालिक पहाड़ी देखेंगे, शिवालिक पहाड़ी का जो है ये अमसोद चोटी इसका एक हिस्सा बनाती है। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है कि बाह्य हिमालय की हिस्सा हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार हम देख लेंगे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित हैं, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाला जिला श्रावस्ती है, बी है उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद है, सी है उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 2011 की जनगणना से संबंधित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी को कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। ये ऑप्शन जो है कि वो सही हो जाएगा। अन्य कथनों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो कथन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती ना होकर के ये गाजियाबाद है। ये गाजियाबाद है। वहीं हम दूसरे कथन को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे न्यूनतम जो शहरी प्रतिशतता है वो श्रावस्ती की है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें जो है कि जनगणना 2011 से संबंधित जो कथन है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, और इसमें हम विकल्पों को देख लेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है वो है गोरखपुर, बी है मैनपुरी, सी है मुरादाबाद और डी है बाराबंकी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा,
यानी कि बाराबंकी। देख लेंगे बाराबंकी को, तो बाराबंकी जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर बाराबंकी के अलावा देखें तो गाज़ीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ भी जो है कि अफीम की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र जो अफीम कारखाना है वो गाज़ीपुर में ही स्थित है। देख लेंगे गोरखपुर को, तो गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गेहूं पैदा करने वाला ज़िला है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, बी है समशीतोष्ण जलवायु, सी है शुष्क जलवायु, और डी है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है, और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर, और ऑप्शन डी है फिरोज़ाबाद। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मिर्ज़ापुर। देख लेंगे उत्तर प्रदेश जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, और यह संसाधन जो है उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण में देख लेंगे विंध्य जो पर्वतमालाएं हैं उनमें पाए जाने वाले विभिन्न युगों की जो चट्टानें हैं उनके नीचे ये छिपी हुई हैं। तो इस प्रकार सर्वाधिक जो चूना पत्थर पाया जाता है वो मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की खादर भूमि के बारे में कौन सा गलत है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है इस भूमि की मिट्टी अत्यधिक छिद्रयुक्त है, ऑप्शन बी है कुछ भाग यमुना और चंबल जैसी नदियों के द्वारा अपरदन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, ऑप्शन सी है भूमि ऊपर उठी हुई है और बाढ़ से मुक्त है, और डी है यह नीस की चट्टानों से बना हुआ है। और इसमें हम देख लेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कुछ भाग यमुना और चंबल जैसी नदियों द्वारा अपरदन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसका ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देख लेंगे खादर भूमि को, तो सबसे पहले इसके पहले हम समझ लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को, यानी उत्तरी मैदान को। उत्तरी मैदान को हम देखेंगे तो इनको कई भागों में जो है कि बांटा गया है। जैसे कि हम सबसे पहले इसमें देख लेंगे भाबर, उसके बाद हम देख लेंगे तराई, फिर हम देखेंगे बांगर, और फिर खादर। अब एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं कि भाबर, तराई, बांगर और खादर क्या है। तो ये जो है कि उत्तरी मैदान जो है उसके जो है कि ये भाग हैं। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखेंगे कि हिमालय को, तो हिमालय सबसे पहले यहाँ ऐसे समझ लेते हैं, ये हो गया हिमाद्री हिमालय, ये हिमाचल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। और इसके नीचे हम देख लेंगे तो जब नदियाँ जो है कि हिमालय से बहते हुए नीचे आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे पत्थरों को ले आती हैं। तो ये गिरिपाद वाला क्षेत्र है जो कि शिवालिक हिमालय के नीचे है, और यहाँ बहुत सारे पत्थरों को नदियाँ लेते आती हैं, और इसी क्षेत्र को जो है वो भाबर क्षेत्र कहा जाता है। देखेंगे इसी को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। देखेंगे नदियों को, तो नदियाँ जो है कि इसके अंदर जो है विलीन हो जाती हैं, यानी इन पत्थरों के नीचे नदियाँ दब जाती हैं, इसलिए ये ऊपर से नहीं दिखती हैं। तो इसको देख सकते हैं। तो ये भाबर वाला हो गया। भाबर के ठीक नीचे यानी कि दक्षिण में यहाँ जो है कि वो तराई वाला क्षेत्र पाया जाता है। तराई क्षेत्र में जो नदियाँ हैं वो फिर से दिखाई देने लगती हैं, फिर से ऊपर चली आती हैं। अब हम खादर और बांगर को समझ लेंगे। देखेंगे ये नदी घाटी है, इसको देख लेंगे, ये कोई नदी घाटी है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बांगर को देखें तो बांगर जो है वो फ्लड प्लेन में नहीं आता है। फ्लड प्लेन का अर्थ है कि अगर ये कोई नदी है और
जब इस नदी में बाढ़ आती है हर साल, तो ये नदी का ये जो क्षेत्र है इसको जो है कि फ्लड प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो जो बांगर में जो है, बांगर भूमि जो है वो इस फ्लड प्लेन के अंतर्गत नहीं आती है, और ये बांगर ये खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। तो जो नदी घाट, ये नदी घाटी हो गई, ये नदी घाटी हो गई, और ये क्षेत्र हो गया, इसको हम बांगर का क्षेत्र कहते हैं। और ये खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। उसी प्रकार हम अगर बांगर को समझ लेंगे, ये हो गया बांगर। अब हम खादर को समझ लेंगे। तो खादर जो भूमि है वो जो है कि हर साल जो है कि बाढ़ आती है, और ठीक नदी घाटी में स्थित ये वाला जो हिस्सा है, ये नदी है, ये बाढ़ के हिस्से में इसका जो फ्लड प्लेन है वो है, और ये वाला जो हिस्सा है ये काफ़ी उपजाऊ होता है, और ये खादर के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं भाबर को। तो भाबर जो है वो शिवालिक हिमालय के ठीक नीचे वाला ये भाग है। उसके बाद हम तराई को देखेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे बांगर भूमि को, और उसके बाद खादर जो कि सबसे उपजाऊ भूमि होती है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है विंध्य पहाड़ी, ऑप्शन बी है तराई, ऑप्शन सी है बांगर, और ऑप्शन डी है भाबर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भाबर। देखेंगे भाबर जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, तथा भाबर ये जो क्षेत्र है वो सहारनपुर ज़िले से, देखेंगे सहारनपुर ज़िले से जो है कि कुशीनगर ज़िले तक, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार सबसे उत्तरी भाग जो है वह जो है कि भाबर है। और इस क्षेत्र की भूमि को देख लेंगे तो ये बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, और इस क्षेत्र की नदी जो है वो जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी है 4। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश को जो है कि 3 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। अब इसको हम देख लेंगे। पहला है भाबर और तराई बेल्ट, भाबर व तराई बेल्ट। और दूसरा हम देख लेंगे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और तीसरा जो है वो दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इस प्रकार जो है कि उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जौनपुर नदी के तट पर स्थित है। तो देखेंगे जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन ए है सरयू, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, और ऑप्शन डी है गोमती। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गोमती। जौनपुर को देखेंगे तो ये गोमती नदी के पर स्थित जो है कि एक ज़िला है, तथा यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। और देखेंगे गोमती नदी के किनारे पर स्थित दूसरा जो सबसे प्रमुख शहर है वो लखनऊ है। दूसरा जो सबसे प्रमुख शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है वो लखनऊ है। अगर अयोध्या को देख लें तो जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। वहीं हम गंगा नदी के किनारे स्थित कुछ शहरों को देखें, जिसमें हम देख सकते हैं कानपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर आदि, ये सभी जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। यमुना नदी को देख लेंगे तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे प्रमुख शहर जो हैं वो इटावा, आगरा, मथुरा, ये जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 8। देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। अब हम उन 8 राज्यों को सबसे पहले देख लेते हैं। तो उन राज्यों में सबसे पहले आ जाएगा उत्तराखंड, दूसरे पे हम देख लेंगे हिमाचल प्रदेश, तीसरा हम देख लेंगे हरियाणा, फिर हम देखेंगे राजस्थान को, इसमें है उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद हम देखेंगे बिहार। तो इस प्रकार ये जो 8 जो राज्य हैं वो जो है कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश जो है अपनी सीमा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से साझा करता है। तो इस प्रकार ये 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है जो कि नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, और इसमें अगला जो प्रश्न है बुंदेलखंड पट्टिताश्म युग अवधि से संबंधित है, और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। तो ऑप्शन ए है पूर्व कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी है प्री पैलियोजोइक, सी है चतुर्धातुक और डी है तृतीयक। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्री पैलियोजोइक। अगर हम बुंदेलखंड पट्टिताश्म को देखें तो ये जो है प्री पैलियोजोइक काल से संबंधित है, और बुंदेलखंड ग्रेनाइट जो पट्टिताश्म है वो पूर्व पैलियोजोइक युग में ही बना था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। तो ऑप्शन ए है भाबर एक ढालू जलोढ़ क्षेत्र है, बी ऑप्शन को देखेंगे तो ये है कि तराई निम्न क्षेत्र मुख्य रूप से अलग अलग आयु के रेत, मिट्टी, गाद, बजरी के जलोढ़ और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा संरचित है। सी है भाबर और तराई क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान बने हुए थे, और डी है भाबर और तराई क्षेत्र नदियों द्वारा तीव्र अपरदन और जमाव के परिणाम हैं। और इसमें देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इन कथनों में से ये जो कथन है वो सही नहीं है। और प्रश्न कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेंगे भाबर और तराई क्षेत्र को, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान नहीं बने थे, बल्कि ये जो है कि क्वाटरनी युग के दौरान बने थे। यहाँ देख लेंगे क्वाटरनरी युग के दौरान ये बने थे। अब इसको भी जो है कि हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला इसमें है जो है कि प्लिस्टोसीन, क्वाटरनरी को 2 भागों में बांटेंगे, पहला है प्लिस्टोसीन और दूसरा हम देख लेंगे, दूसरा है होलोसीन। उसी प्रकार हम अन्य ऑप्शन को देख लें तो अन्य ऑप्शन जो है ये सभी कथन सही हैं। केवल इसमें जो ऑप्शन नंबर कथन जो तीसरा है कथन सी जो है ये इसमें गलत है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि कांचरेत उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। तो ऑप्शन ए है बांदा, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है सोनभद्र और ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बांदा। देखेंगे उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में जो है कि चूना पत्थर भी शामिल है, चूना पत्थर, और यह जो है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में बेसिकली पाया जाता है। और अगर हम डोलोमाइट को देखें तो डोलोमाइट भी जो है वो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में जो है यहाँ तीनों के क्षेत्र में डोलोमाइट पाया जाता है। और कांचरेत को देखें तो उत्तर प्रदेश के ये बांदा ज़िले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है, और इसमें हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है सहारनपुर, ऑप्शन बी है बागपत, ऑप्शन सी है महाराजगंज और ऑप्शन डी है कुशीनगर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बागपत। बागपत को देखें तो बागपत जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगर हम तराई क्षेत्र को देख लेंगे तो ये भाबर के समानांतर ही चलता है। देखेंगे शिवालिक के नीचे ये भाबर वाला क्षेत्र हो गया, और तराई का जो क्षेत्र होता है ठीक इसके नीचे या इसके दक्षिण में ये वाला जो क्षेत्र होता है वो तराई का क्षेत्र होता है, और ये भाबर के समानांतर ही चलता है। तो अगर तराई क्षेत्र को देखें तो ये पश्चिम में सहारनपुर से लेकर जो है कि पूर्व में कुशीनगर तक फैला हुआ है। देखेंगे तराई वाला क्षेत्र तो ये सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है, और उत्तर प्रदेश ये जो बागपत जिला है वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले को शामिल नहीं करता है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बिजनौर, ऑप्शन बी है पीलीभीत, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है शाहजहांपुर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मेरठ। देखेंगे उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र का विस्तार जो है सहारनपुर से लेकर कुशीनगर जिलों तक है, और इसमें इस क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ये जिले हैं बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आदि ये सब जिले शामिल हैं, और इसमें जो है कि मेरठ इस उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में शामिल नहीं है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। तो ऑप्शन ए है शुष्क, ऑप्शन बी है शीतोष्ण, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय मानसून और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून। देखेंगे उत्तर प्रदेश की अगर जलवायु को, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है, और यह बहुत ही ठंडी सर्दियां तथा बहुत ही गर्म ग्रीष्मकाल की ये विशेषता है। देख लेंगे उत्तरी भाग में जो है पहाड़ियों की उपस्थिति तथा अलग अलग ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी के कारण जो है राज्य में बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन भी होते रहते हैं। और इसी प्रकार हम अन्य को देख लेते हैं। तो जो शुष्क जलवायु को हम देखें तो शुष्क जलवायु जो है वो मुख्य रूप से रेगिस्तानों की विशेषता है। उसी प्रकार हम समशीतोष्ण जलवायु को देखें तो समशीतोष्ण जलवायु को वर्ष भर या फिर वर्ष के कुछ हिस्सों के मध्यम वर्षा के रूप में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के और जिलों में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। तो देखेंगे इसमें दो जिले दिए गए हैं जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है तथा सबसे कम वर्षा होती है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन इसमें एक है गोरखपुर महोबा, ऑप्शन इसमें बी है झांसी वाराणसी, ऑप्शन सी है गोरखपुर मथुरा और ऑप्शन डी है मथुरा कानपुर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर और मथुरा। देख लेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। देखेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है कि औसतन 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वहीं अगर हम मथुरा को देखें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में औसतन जो है 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो
तो इस प्रकार देख सकते हैं सबसे उच्चतम वर्षा जो है कि वो गोरखपुर में होती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे न्यूनतम जो वर्षा होती है, सबसे कम जो वर्षा होती है वो मथुरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें हम इसको देख लेंगे। पहला जो इसमें कथन है, पहला कथन है कि मैदानी इलाकों में पश्चिम में अत्यधिक बारिश होती है और उत्तर पूर्व की ओर कम होती है। और इसमें जो दूसरा कथन कह रहा है कि पूर्वी जिले बाढ़ के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, पश्चिमी जिले थोड़े कम हैं और जो मध्यम क्षेत्र है वो स्पष्ट रूप से कम है। अब देख लेंगे, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और इसमें हम देख लेंगे, इसमें जो पहला है ए वो है केवल एक, बी है इसमें केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। और देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। अब एक बार हम फिर कथन को देख लेते हैं। पहला कथन कि मैदानी इलाकों में पश्चिम में अत्यधिक बारिश होती है और उत्तर पूर्व की ओर कम होती है, तो यह जो गलत है, क्योंकि देखेंगे कि मैदानी इलाकों में वर्षा पूर्व में सबसे अधिक होती है और उत्तर पश्चिम की ओर जो है कि वो घटती जाती है। और राज्य में जो है कि बाढ़ एक आवर्ती समस्या है। तो उस प्रकार हम देख सकते हैं ये जो पहला कथन हो जाएगा कि पश्चिम में अत्यधिक वर्षा होती है और उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है, तो ये कथन जो है कि गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरा कथन देखेंगे। दूसरा कथन है पूर्वी जिले बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, यहाँ तक तो सही है। और इसमें दूसरा देख लेंगे कि पश्चिमी जिले थोड़े कम हैं और मध्यम क्षेत्र स्पष्ट रूप से कम है। तो अगर इसको देख लें तो पूर्वी जिले बाढ़ की चपेट में सबसे अधिक हैं, ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी जिले थोड़े कम हैं, ये भी सही है। लेकिन इसके बाद जो है कि मध्यम क्षेत्र स्पष्ट रूप से कम है, ये जो है कि ये कहा नहीं जा सकता है कि मध्यम जो क्षेत्र हैं वो स्पष्ट रूप से कम है। तो इस प्रकार ये दोनों कथन जो हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन को, तो ऑप्शन ए है परवा, ऑप्शन बी है मार, ऑप्शन सी है राकर और ऑप्शन डी है मोंटा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मार। इसको हम समझ लेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड है उसके क्षेत्र में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है उसको जो है कि मार के नाम से जाना जाता है। अब हम काली मिट्टी को देख लेते हैं। तो जो काली मिट्टी है उसको हम रेगुर मृदा भी इसको हम कहते हैं, और यह पश्चिमी जिले और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसे आमतौर पर मार और काबर के भी नाम से जाना जाता है, मार और काबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम पाई जाती है। और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। तो ऑप्शन ए है लैटेराइट मृदा, ऑप्शन बी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी है काली मृदा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जलोढ़ मृदा। देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो जलोढ़ मृदा है वो अधिकतम पाई जाती है। अब हम जलोढ़ मृदा को देख लेते हैं। तो जो जलोढ़ मृदा है वो मुख्य रूप से सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में होती है, जो ये नदियां हैं। और यह जो है कि नर्मदा, तापी के घाटियों में भी ये मृदा पाई जाती है। देखेंगे जलोढ़ मृदा को, तो इसमें जो है कि पोटाश की कमी होती है, इसमें पोटाश की कमी होती है और मृदा का जो रंग होता है वो हल्के भूरे रंग जैसा होता है। जलोढ़ मृदा में जो है कि चावल, मक्का, गेहूँ, गन्ना आदि जो हैं, इन सभी के लिए जो जलोढ़ मृदा है वो अनुकूल है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा।
काली मृदा को हम फिर देख लेते हैं। तो काली मृदा जो है वो कपास की मृदा के रूप में भी इसको जाना जाता है, या फिर रेगुर मिट्टी के रूप में भी इसको जाना जाता है। और अगर इस मृदा को देखें तो यह जो है कि भारत का जो तीसरा बड़ा मृदा का समूह है वो तीसरे नंबर पे ये आती है। इसका निर्माण जो है वो क्रिटेशियस लावा की चट्टानों से हुआ था। क्रिटेशियस लावा चट्टानों से काली मृदा का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि राकर, परवांड, मार प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है भाबर क्षेत्र, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी है विंध्य क्षेत्र और ऑप्शन डी है तराई क्षेत्र। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र। अगर राकर, परवांड, मार प्रकार की मृदा को देखें तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार को। तो ये मार जो मृदा है यह जो है जो रेगुर मिट्टी है उतनी ही चिकनी होती है जितनी काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी जो है जितनी चिकनी होती है जो मार मृदा होती है। और इसमें जो है कि 15% देख लेंगे। इसमें जो है कि 15% लोहा और 25% एल्यूमिनियम इसमें मिश्रित होता है। और यह मृदा जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा के जिलों में पाई जाती है। और नेक्स्ट इसमें हम समझ लेते हैं। तो इसमें हम राकर मृदा को देख लेंगे कि राकर मृदा क्या है। देखेंगे राकर मृदा को। तो राकर मृदा क्या है, तो यह जो है कि पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के ढलान वाले क्षेत्र जो है कि इस मृदा से आच्छादित होते हैं। जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होते हैं वो राकर के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार हम परवांड या फिर परवा मृदा को देखेंगे। तो यह जो है कि एक हल्की लाल रेतीली दोमट मृदा है। लाल रंग की रेतीली एक प्रकार की दोमट मृदा है जो कि हमीरपुर, जालौन और यमुना के जो बीहड़ हैं उनके ऊपरी भागों में ये पाई जाती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये सभी जो मृदा हैं वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब इसमें हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फास्फेट और नाइट्रोजन दोनों से भरपूर मिट्टी। ऑप्शन बी है मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर है लेकिन फास्फेट की कमी है। ऑप्शन सी है फास्फेट से भरपूर मिट्टी लेकिन नाइट्रोजन की कमी है। और ऑप्शन डी है मिट्टी में फास्फेट और नाइट्रोजन दोनों की कमी होती है। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे जिसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो मिट्टी है वो नाइट्रोजन से भरपूर है लेकिन फास्फेट की उसमें कमी पाई जाती है। अब हम देख लेंगे तराई क्षेत्र की मिट्टी को। तराई क्षेत्र को अगर हम देख लेंगे तो जो तराई क्षेत्र है यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में समानांतर चलता है। जो भाबर वाला क्षेत्र है उसके दक्षिण में ये जो तराई वाला क्षेत्र है वो भाबर के समानांतर ही चलता है तथा यह जो है कि नए जलोढ़ से बना है। और ये लगभग जो है कि 15 से 30 किलोमीटर का चौड़ा क्षेत्र है। देखेंगे ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा ये क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र की जो भूमिगत धाराएं होती हैं, जो नदियां जो है कि भाबर में जो अदृश्य हो जाती हैं वो जो है कि इस पेटी में फिर से उभर कर आती हैं तथा दलदली तराई यहाँ बना देती हैं। देखेंगे तराई क्षेत्र की मिट्टी को। तो जो तराई क्षेत्र की मिट्टी है नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है लेकिन इसमें फास्फेट की कमी पाई जाती है। इसमें फास्फेट की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश के बांगर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है धसाऊं, ऑप्शन बी है जलोढ़, ऑप्शन सी है कंकड़ीली चट्टानी और ऑप्शन डी है भूर प्रकार की। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश के जो बांगर क्षेत्र में है वहाँ जो है कि भूर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर हम बांगर क्षेत्र को देख लें
तो बांगर जो क्षेत्र है यह जो है कि मैदानी इलाकों का ऊंचा हिस्सा होता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। एक बार फिर हम यहाँ देख लेंगे, ये कोई नदी बह रही है और ये जो है कि नदी घाटी है, ये नदी घाटी है। तो यहाँ की जो उपजाऊ मृदा होगी इसको हम खादर कहते हैं, और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि को, जो ये वाला भाग है नदी घाटियों का जो यहाँ वाला भाग है, इसको हम बांगर क्षेत्र कहते हैं। तो इसको देख सकते हैं कि यह मैदानी इलाकों का जो है कि ऊंचा हिस्सा होता है, जो कि घाटियों से ऊंचा होता है और यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, और यह पुराने जलोढ़ से बना है, यानी कि यहाँ पहले नदियाँ बहती होंगी। तो यह जो है कि क्षेत्र जो है ये पुराने जलोढ़ से बना है और इसमें कंकड़ और मोटे तलछट यहाँ पाए जाते हैं। अगर इसको देखें तो ये मैदान जो है कि वो कम उपजाऊ होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उस नदी का नाम बताइए जो बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती है। और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ऑप्शन बी है घाघरा और कोसी, ऑप्शन सी है गंडक और कोसी, और ऑप्शन डी है कोसी और बागमती। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। देखेंगे कि कर्मनाशा नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। कर्मनाशा नदी जो है वो गंगा नदी की ही सहायक नदी है तथा ये बिहार के कैमूर जिले से निकलती है। इस नदी को देख लेंगे तो बिहार का जो कैमूर जिला है वहाँ से निकलती है, और ये भारतीय राज्यों में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बिहार से होकर बहती है। उसी प्रकार हम देख लेंगे घाघरा को, इसे करनाली भी कहा जाता है, और यह जो है कि बारहमासी नदी में इसको गिना जाता है। तो देख सकते हैं कि जो वह नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है। और इसमें हम देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जामनी, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है बेतवा, और ऑप्शन डी है गंभीर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो जामनी नदी है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। इसी प्रकार हम देख लेंगे जामनी नदी को, तो जामनी नदी जो है वो उत्तरी भारत से होकर बहती है, और मदनपुर गांव के पास जो है, जो ललितपुर जिला है, वहाँ ये प्रवेश करती है। अगर जामनी को देखें तो ये बेतवा की सहायक नदी है। जामनी जो है वो बेतवा की सहायक नदी है। अब हम अन्य ऑप्शन को देख लेंगे, तो बेतवा नदी जो है यह जो है कि यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है तथा विंध्य श्रेणी से ये निकलती है। उसी प्रकार हम चंबल को देख लेंगे, तो जो चंबल है यह जो है कि यमुना की सहायक नदी है, और देख लेंगे इसको, ये यमुना की सहायक नदी है जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो महू है उसके दक्षिण में जो है कि विंध्य रेंज से निकलती है। महू के दक्षिण में जो विंध्य रेंज है वहाँ से ये निकलती है। और उसी प्रकार हम गंभीर नदी को देखेंगे, तो ये मध्य प्रदेश के महू के निकट जो है कि जनपावा से निकलती है। तो गंभीर नदी भी मध्य प्रदेश में ही है, और यह जो है कि महू के निकट, मध्य प्रदेश का जो महू है उसके निकट जनपावा से निकलती है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण जो करती है वो जामनी नदी करती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, और इसमें हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए है किलोमीटर 1140, बी है किलोमीटर 1240, सी है 1340 किलोमीटर, और डी है 1450 किलोमीटर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1450 किलोमीटर। देखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है, तथा गंगा नदी जो है वो बिजनौर जिले में से जो है वो यूपी में प्रवेश
करती है। अगर देखें गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से गुजरती है, तो ये प्रमुख जिलों में हम देख लेंगे मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ये कुछ ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जिनसे होकर जो है कि गंगा नदी गुजरती है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में एक सीमा पार नदी है, यानी कि ट्रांस बाउंड्री नदी है। और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे तो ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है रिहंद, ऑप्शन सी है घाघरा और ऑप्शन डी है गोमती। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी घाघरा। देखेंगे घाघरा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में एक सीमा पार नदी है। अगर हम सीमा पार नदी को समझें तो सीमा पार नदी वह नदी होती है जो कम से कम एक राजनीतिक सीमा या तो एक राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर जो है इसको पार करती है। अगर हम देख लेंगे बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश में जो है कि इन नदियों की संख्या जो है कि सबसे अधिक है, देख सकते हैं, जिसमें विश्व की 2 सबसे बड़ी नदियां भी शामिल हैं, जिसमें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र इसमें शामिल है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, घाघरा। घाघरा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ए है बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बी है जी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और डी है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जी बी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित ना होकर के उत्तराखंड में स्थित है। देख लेंगे जो पंत नगर विश्वविद्यालय है, जिसे जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत का पहला कृषि विद्यालय है। भारत का पहला कृषि विद्यालय है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। देखेंगे उत्तराखंड में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अगर हम अन्य ऑप्शन को देख लेंगे तो अन्य ऑप्शन इसमें हम देखेंगे अगर बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को, तो बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार देखेंगे ए, और इस प्रकार सी देख लेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के ये मेरठ में स्थित है। और अगला हम देख लें रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को, तो यह जो है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। और ये बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो स्थित है यह जो है कि बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उच्चतम फसल क्षेत्र के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन ए है सरसों आगरा, बी हम देख लेंगे आलू फर्रुखाबाद, इसमें सी है मक्का वाराणसी और ऑप्शन डी है तिल हमीरपुर। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश के उच्चतम फसल क्षेत्र के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे मक्का जो है वो वाराणसी से सुमेलित नहीं है, और मैनपुरी जो राज्य है वो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है, ना कि वाराणसी। जो मैनपुरी है देख लेंगे, मैनपुरी जो है वो राज्य में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, और इसका जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस होंगे। थैंक यू।